अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, यानी फंजाई किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है और फंजाई किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई में हम सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे कि फंजाई से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, बल्कि हम ये भी पढ़ेंगे कि फंजाई से हमें कौन कौन से नुकसान होते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई को हम दो डिवीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। एक है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और दूसरी है कमर्शियल इंपॉर्टेंस। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में हम पढ़ते हैं कि फंजाई किस तरह से हमारी इकोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है। इकोलॉजी का मतलब होता है इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट में ये पढ़ेंगे हम कि फंजाई हमारी इन्वायरमेंट के लिए किस तरह से फ़ायदा मंद है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि फंजाई जो हैं ये मेजर डीकम्पोजर्स हैं, और दूसरी बात ये है कि फंजाई जो हैं वो सिम्बायोन्ट्स हैं, यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ ऐसी एसोसिएशन बनाते हैं जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा होता है। अब डीकम्पोजर्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स की डेड बॉडीज़ आ जाती हैं उनको क्या कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है ये उसको डीकम्पोज कर देते हैं, उनमें लार्जर मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और इवन एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एलिमेंट जो हैं वो फिर से नए मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं और नया ऑर्गेनिक मैटर बना सकते हैं। ठीक है, अगर डिकम्पोजिशन ना होती तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स जो हैं वो उन डेड ऑर्गेनिक मैटर में उन एनिमल्स और प्लांट्स की डेड बॉडीज़ में लॉक हो जाते। ठीक है, वो दोबारा से कभी भी यूज़फुल कंडीशन में नहीं आते। तो इस तरह से इन एलिमेंट्स को रीसाइकल करते हैं फंजाई। ठीक है, फंजाई क्या कर देते हैं, ये रीसाइक्लर्स हैं, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को न्यूट्रिएंट्स को रीसाइकिल करते हैं, उनको फिर से यूज़फुल कंडीशन में लेके आते हैं। फिर हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ फंजाई में पढ़ चुके हैं माइकोराइज़ा के बारे में और लाइकन्स के बारे में। माइकोराइज़ा क्या है, एसोसिएशन है वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के और फंजाई के दरमियान। ठीक है, फंजाई क्या करते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स की रूट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स को फ़ायदा हासिल होता है। फ़ायदा क्या होता है कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए उनकी रूट्स का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, फंजाई की वजह से रूट्स का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकेंगे फंजाई और प्लांट्स, और ओवरऑल जो है वो प्लांट की ग्रोथ इम्प्रूव होगी। तो माइकोराइजल फंजाई जो हैं ये प्लांट्स के लिए यूज़फुल हैं। ठीक है, उनकी ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं। फिर लाइकन्स जो हैं, लाइकन्स जो है वो एसोसिएशन है फंजाई और ऑटोट्रॉफिक एल्गी के दरमियान में, जिसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है। तो लाइकन्स क्या करते हैं, ये जिन रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हैं उन रॉक्स की ये ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, अब इस ब्रेक डाउन से फ़ायदा क्या होता है, रॉक्स की ब्रेक डाउन से, रॉक्स की ब्रेक डाउन जो है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो हम अगले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। ये बेसिकली एवोल्यूशन का एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि ग्रेजुअली, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता, वो ऐसी कंडीशन में आ जाती है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी कंडीशन इम्प्रूव होती है और वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो रॉक्स हैं वहाँ पे कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन अगर रॉक की ब्रेक डाउन हो, उसमें आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रिएंट्स ऐड हों, तो वो ऐसी कंडीशन में आ जाती है कि वहाँ पे अब फिर से वेजिटेशन हो सकती है, वहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो लाइकन्स जो हैं वो इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए सक्सेशन में रोल प्ले करते हैं रॉक्स की ब्रेक डाउन करके। इसी तरह से जो लाइकन्स हैं वो बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर क्वालिटी हैं, यानी ये एयर क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं कि एयर क्वालिटी अच्छी है या बुरी है, यानी एयर में पोल्यूशन ज़्यादा है या कम है। ठीक है, कुछ लाइकन्स ऐसे होते हैं जो एयर पोल्यूशन के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर थोड़ी सी भी एयर पोल्यूशन हो जाती है तो लाइकन्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अगर किसी जगह पे लाइकन्स की डेथ हो जाए तो इससे हमें ये इंडिकेट होता है कि यहाँ पे एयर क्वालिटी ख़राब है। ठीक है, कुछ लाइकन्स ऐसे होते हैं जो एयर पोल्यूशन में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कुछ लाइकन्स बहुत सेंसिटिव होते हैं एयर पोल्यूशन से। ठीक है, तो अगर थोड़ी सी भी एयर पोल्यूशन हो तो लाइकन्स की डेथ हो जाएगी, जिससे हमें ये इंडिकेट होता है कि एयर क्वालिटी कैसी है।
इसी तरह से कुछ फंजाई जो हैं वो बायो रेमीडिएशन के लिए यूज़ होते हैं। बायो रेमीडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी इन्वायरमेंट में जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, जितने भी पॉइजन्स हैं, उनकी उनको रिमूव करते हैं। ठीक है, अपनी इन्वायरमेंट में मौजूद पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं बायो रेमीडिएशन। बायो का वर्ड ही लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकला है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी इन्वायरमेंट से पोल्यूशन ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो रेमीडिएशन। तो फंजाई एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो इस काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ये किस तरह से पोल्यूशन को ख़त्म करती है फंजाई। बहुत सारे पोल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो फंजाई के फूड के तौर पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज़ के वाटर है, उसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगी, उसमें पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, उस वाटर में फंजाई की ग्रोथ को बढ़ा देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे फंजाई ग्रो करे, वो उन पोल्यूटेंट्स को यूज़ कर ले। ठीक है, हमने कहा कि वो पोल्यूटेंट्स जो हैं वो उसके फूड के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो वो उन पोल्यूटेंट्स को कंज्यूम कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली वाटर में से वो पोल्यूटेंट्स, वो गंदगी, वो आलूदगी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमने उस पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो रेमीडिएशन। ठीक है, ये थी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल इम्पोर्टेंस। कमर्शियल इम्पोर्टेंस क्या होती है। कमर्शियल इम्पोर्टेंस में हम ये पढ़ते हैं कि कोई चीज़ किस तरह से हमारी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकती है या फिर हमारी इकोनॉमी को उसकी वजह से नुकसान हो सकता है। तो फंजाई जो है ये हमारी इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद भी है और हमारी इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह भी है। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि किस तरह से फंजाई हमारी इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद है। इकोनॉमिक गेन्स ड्यू टू फंजाई, यानी फंजाई की वजह से हमारी इकोनॉमी को क्या क्या फ़ायदा हासिल होता है। कहता है बहुत सारी फंजाई की स्पीशीज़ ऐसी हैं जो एडिबल हैं। एडिबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो खाई जा सके। ठीक है, तो अब अगर बहुत सारी फंजाई की स्पीशीज़ एडिबल हैं तो इसका मतलब है कि ये फूड की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी कि फ़ूड की कमी को पूरा करने के लिए फंजाई इस्तेमाल हो सकती है। ऑलमोस्ट 200 स्पीशीज़ ऑफ मशरूम्स, जिसमें से अगेरिकस स्पीशीज़ भी आ जाती हैं, उसमें मॉरल्स भी आ जाते हैं, मॉर्केला एस्क्यूलेंटा, इसके अलावा ट्रफल्स आ जाती हैं। ये सारी मशरूम्स की स्पीशीज़ हैं और ये सब की सब एडिबल हैं, ये खाई जा सकती हैं। ठीक है, ट्रफल्स जो हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव फूड है दुनिया में। ठीक है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। ठीक है, ट्रफल्स ट्रफल्स जो हैं ये क्या है, ये एक फंजाई है। ये हैं अंडरग्राउंड फ्रूटनिंग बॉडीज़ ऑफ सम एस्कोमाइसीड्स। ठीक है, तो कुछ एस्कोमाइसीड्स भी क्या हैं, फंजाई हैं। तो उनकी जो अंडरग्राउंड बॉडीज़ होती हैं वो उनको हम बोलते हैं ट्रफल्स और उनको हम खा सकते हैं, वो एडिबल हैं। अंडरग्राउंड का मतलब है ऐसी चीज़ जो ज़मीन के अंदर ग्रो करती है, जिस तरह से पोटैटोज़ हैं तो वो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, वो अंडरग्राउंड बॉडीज़ होती हैं। तो इसी तरह से जो एस्कोमाइसीड्स हैं उनकी भी जो अंडरग्राउंड बॉडीज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं ट्रफल और उनको भी हम खा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो हैं ये एडिबल फंजाई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मशरूम हमें दिखाई दे अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में ग्रो करता हुआ तो उसको हम खा सकते हैं। ठीक है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। सिर्फ कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं फंजाई की जो एडिबल हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो बहुत ही ख़तरनाक हैं, बहुत ज़्यादा पॉइजनस हैं और उनको अगर हम खाते हैं तो उससे हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, उनमें कौन कौन सी मशरूम की स्पीशीज़ आ जाती हैं, ऐसी स्पीशीज़ जो पॉइजनस होती हैं मशरूम स्पीशीज़, उनको हम बोलते हैं टोड स्टूल्स। ठीक है, जिसमें आ जाती हैं डेथ कैप, डेथ एंजल, यानी कि अमानिटा अमानिटा एंड जैक ओ लेटन मशरूम। ठीक है, ये मशरूम की ऐसी स्पीशीज़ हैं अमानिटा और जैको लेंटन। ठीक है, ये स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि पॉइजनस हैं, इनको अगर हम खाएंगे तो उससे
डेथ भी हो सकती है, ये बहुत जहरीली है मशरूम की स्पीशीज़। इसी तरह से रेनडियर मोस जो है ये है तो एक लाइकन, लाइकन मतलब फंजाई, लेकिन इसका नाम रेनडियर मोस है, तो इससे हमने ये कंफ्यूज नहीं करना कि रेनडियर मोस शायद एक मोस है। ठीक है, मोसिस एंड फर्न्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी पिछली क्लासेस में। तो रेनडियर मोस जो है इसका नाम बेशक मोस है, लेकिन ये एक फंजाई है, एक लाइकन है। तो इसको ये भी जो है फूड है रेनडियर्स का। रेनडियर जो हैं वो डियर की एक स्पीशी है, तो रेनडियर्स के लिए फूड के तौर पे एक्ट करती है रेनडियर मोसिस। इसके अलावा और भी बहुत सारे लार्ज एनिमल्स जो हैं वो इन रेनडियर मोसिस को फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ फंजाई की स्पीशीज़ जो हैं वो फूड एंड इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं ड्यू टू देयर फर्मेंटेशन एबिलिटी। ठीक है, बहुत सारी फंजाई की स्पीशीज़ ऐसी हैं जो फर्मेंटेशन में रोल प्ले करती हैं, तो इसलिए हम इनको फूड इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में हम इनको क्यों यूज़ करते हैं? ब्रेड बनाने के लिए, लिक्वर बनाने के लिए। लिक्वर हम बोलते हैं अल्कोहल को, शराब को। ठीक है, तो ब्रेड और लिक्वर बनाने के लिए हम फंजाई को यूज़ करते हैं अपनी फूड इंडस्ट्री में। इसके अलावा पेंसिलियम जो है, पेंसिलियम जो है इसको हम यूज़ करते हैं, जो चीज़ होती है, चीज़ हम यूज़ करते हैं ना पिज़्ज़ाज़ में, तो पिज़्ज़ा में जो हम चीज़ यूज़ करते हैं उसको फ्लेवर देने के लिए, उसको एरोमा देने के लिए, एरोमा हम बोलते हैं स्मेल देने के लिए, और इसके अलावा उसकी करेक्टरिस्टिक कलर, जो उसका ख़ास कलर होता है, जो बाज़ार से हम लोग चीज़ ख़रीदते हैं, तो वो उसका ख़ास कलर, उसकी एरोमा, उसका फ्लेवर जो है वो किस वजह से उसमें आता है? पेंसिलियम की वजह से। क्योंकि हमने अक्सर नोटिस किया होगा कि चीज़ तो हम घर पे भी प्रिपेयर कर सकते हैं, हम घर पे अक्सर बनाते भी हैं चीज़, लेकिन वो मार्केट की चीज़ की तरह की नहीं होती, इसलिए क्योंकि जो बाज़ार से हम चीज़ ख़रीदते हैं उसमें पेंसिलियम ऐड की जाती है, उस इसीलिए वो जो बाज़ार की चीज़ होती है उसमें एक ख़ास स्मेल होती है, ख़ास किस्म की, उसका कलर भी डिफरेंट होता है। ठीक है, इसी तरह से एस्परजिलस जो है ये भी एक फंजाई की स्पीशी है। तो एस्परजिलस जो है ये यूज़ होती है सोया सॉस बनाने के लिए, सोया पेस्ट बनाने के लिए फ्रॉम सोया बीन। ठीक है, सोयाबीन से हम सोया सॉस बना सकते हैं, सोया पेस्ट बना सकते हैं। हमें पता है कि सोया सॉस जो है इसको हम यूज़ करते हैं किचन में, पास्ता वगैरह में। ठीक है, तो ये सब जो हैं ये एस्परजिलस जो है एक फंजाई की स्पीशी है, वो जो क्या कर देती है, फर्मेंटेशन करती है सोयाबीन की, जिसकी वजह से सोयाबीन कन्वर्ट हो जाता है सोया सॉस में, सोया पेस्ट में। इसके अलावा सिट्रिक एसिड जो है, सिरके को भी हम बोलते हैं, तो हमें पता है कि सिरका जो है वो कितना यूज़ होता है किचन में। तो सिट्रिक एसिड जो है ये भी किस तरह से हम बनाते हैं? एस्परजिलस के ज़रिए। एस्परजिलस क्या है? एक फंजाई है। इसी तरह से फंजाई जो हैं ये एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। एंटीबायोटिक्स हम जानते हैं ऐसी ड्रग्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी ड्रग्स मतलब दवाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह से पेंसिलिन जो है, पेंसिलिन हमें पता है कि पेंसिलियम से बनती है, पेंसिलियम एक फंजाई है। तो पेंसिलिन जो है ये क्या है? एक एंटीबायोटिक है, और ये सबसे पहले डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। ठीक है, पेंसिलियम नोटेटम से हमने पेंसिलिन बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और ये एक एंटीबायोटिक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है। इसी तरह से लोवास्टेटिन जो है, लोवास्टेटिन भी एक ड्रग है, एक मेडिसन है। ये किस लिए यूज़ होती है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। फिर साइक्लोस्पोरिन आ जाती है। साइक्लोस्पोरिन जो है ये भी एक सॉइल फंगस से हम हासिल करते हैं, और इसका काम क्या है साइक्लोस्पोरिन का? ये भी एक ड्रग है, और ये आर्गन ट्रांसप्लांट में इस्तेमाल होती है। हमें पता है कि जब किसी इंसान का कोई ऑर्गन ख़राब हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उसको किसी और होस्ट का ऑर्गन उसके अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। जिस तरह से अगर किडनी ख़राब हो जाती है तो हम किसी और की किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं उस इंसान के अंदर जिसकी किडनी ख़राब हो गई है। तो कभी कभी क्या होता है कि उस इंसान की बॉडी उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है। हम हेल्दी किडनी किसी और की वहाँ पे लगाते हैं, लेकिन उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, तो उस रिजेक्शन को कम करने के लिए हम एक मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसका नाम है साइक्लोस्पोरिन।
इसी तरह से एर्गोटिन एक मेडिसन है, ये भी इस्तेमाल होती है हेडेक के लिए। हेडेक जो है, माइग्रेन एक ख़ास किस्म का हेडेक है, तो उसको कम करने के लिए एक मेडिसन इस्तेमाल होती है, उसका नाम है एर्गोटिन। इसी तरह से ग्रिसियोफल्विन जो है, ये फंगल ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, अगर हमारी स्किन वगैरह पे कोई ज़ख़म हो जाए तो उसके ऊपर क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आके ग्रो करना शुरू कर देंगे, जिसमें फंजाई भी आ जाती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए ग्रिसियोफल्विन इस्तेमाल होती है। इसी तरह से कुछ लाइकन्स जो हैं, उनसे हम नेचुरल डाइज़ भी हासिल करते हैं। डाइज़ मतलब कलर, जो फूड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं कपड़ों को रंगने के लिए। हम अक्सर हम कलरफुल किस्म के कपड़े पहनते हैं, तो ये सारे जो कलर्स वगैरह हैं, ये डाइज़ हम कहाँ से लेते हैं, लाइकन्स से हम हासिल करते हैं। और लाइकन्स जो क्या हैं, फंजाई हैं। तो इस तरह से लाइकन जो है, ये हमारे लिए बहुत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। इसी तरह से कुछ फंजाई ऐसी हैं जो जेनेटिक और मॉलिक्यूलर रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं। जेनेटिक बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम जीन्स को स्टडी करते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। तो उसके लिए हम फंजाई को किस तरह से यूज़ करते हैं कि एक यीस्ट जो है, यीस्ट ऐसी फंजाई है, यीस्ट जो हमें पता है कि यूनिसेलुलर फंजाई है। तो यीस्ट जो है, ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में ये न्यू जनरेशन्स प्रोड्यूस कर लेती है। मतलब बहुत ही कम अरसे में इसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसकी अगर तादाद बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि इसके जीन्स भी उतना ही तेज़ी से बढ़ते हैं। हमें पता है कि कोई भी सेल जब डिवाइड करता है तो उससे पहले वो अपना जेनेटिक मटेरियल को डबल कर लेता है, ताकि दोनों डॉटर सेल्स को सेम अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल मिले। ठीक है, तो अगर यीस्ट बहुत ज़्यादा स्पीड से अपने आप को डिवाइड करती है, अपना नंबर बढ़ाती है, तो उसका जेनेटिक मटेरियल भी उतना ही ज़्यादा डुप्लिकेट होता है। तो हम यीस्ट को जेनेटिक रिसर्च के लिए क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी डिवाइड करती है और इसका जेनेटिक मटेरियल भी बहुत जल्दी डिवाइड करता है। जेनेटिक रिसर्च, जो रिसर्चर होते हैं वो जेनेटिक रिसर्च में ये देखते हैं कि किस तरह से जीन्स जो हैं वो इनहेरिटेंस में इन्वॉल्व हैं, किस तरह से जीन्स का सीक्वेंस क्या है, जीन्स कौन कौन सी न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हैं। तो ये जो रिसर्चर होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो उसके लिए यीस्ट का डीएनए इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी डिवाइड कर जाती है। इसी तरह से यीस्ट जो है, ये फर्स्ट यूकरियोट थे जो जेनेटिक इंजीनियर्स ने यूज़ किए थे। जेनेटिक इंजीनियर्स, हम जेनेटिक रिसर्चर को ही बोलते हैं जो जीन्स को स्टडी करते हैं। तो जेनेटिक रिसर्चर्स ने जो सबसे पहला यूकरियोट रिसर्च के लिए यूज़ किया था वो यीस्ट ही था। ठीक है, इसी तरह से स्कैरोमाइसिस सिरिविसाई जो कि एक यीस्ट है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके अंदर एक आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने 1983 में। ठीक है, यानी कि खुद से आर्टिफिशली एक क्रोमोसोम इस यीस्ट के अंदर बनाया। इसी तरह से सबसे पहले जो यूकरियोट था जिसका जिनोम को यानी कि डीएनए को हमने सीक्वेंस किया था, वो यीस्ट ही था। सीक्वेंस करने का मतलब ये होता है कि किसी भी, हमें पता है कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है, और न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो 4 तरह के होते हैं, एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, जिनमें बेसिस डिफरेंट होती हैं, नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, तो हर डीएनए का सीक्वेंस जो है वो स्पेसिफिक होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। तो जब हम किसी डीएनए को सीक्वेंस करते हैं तो हम ये फाइंड करते हैं कि किसी भी डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स किस सीक्वेंस में प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले जिस यूकरियोट का हमने जीनोम को सीक्वेंस किया वो यीस्ट ही था, और यीस्ट क्या है, एक फंजाई है। ठीक है, इसी तरह से कुछ यीस्ट जो हैं वो हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह से पिंक ब्रेड मोल्ड जिसका नाम न्यूरोस्पोरा है, वो भी जेनेटिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता है।